स्वागत है आपका। समाज शास्त्र का जो अगला टॉपिक है वो है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति। मतलब ये आपके सिलेबस में लिखा है कि देखिए, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का उद्देश्य क्या क्या होता है सामाजिक शोध का। अब अगली चीज़ है कि उसमें वैज्ञानिक पद्धति यूज़ करना चाहिए। जैसे कोई भी आप शोध किए, या तो आप पद्धति यूज़ करोगे जो अवैज्ञानिक होगी, उसमें जैसे आप कहीं भी गए और अपने मन से कोई भी निष्कर्ष निकाल दिए। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है कि आप ठीक ठाक लोगों से जाके पूछोगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एग्जिट पोल सुने हो आप लोग? अभी आएगा चुनाव के बाद कि इस पार्टी को इतनी सीट, इसको इतनी सीट, और जनरली ये सही होता है। कैसे सही होता है? क्योंकि इसको ना वैज्ञानिक तरीके से निकालते हैं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति घर में बैठा आपसे कोई पूछेगा आप तो कुछ भी बोल दोगे। इन लोग क्या करते हैं, हर जगह जाते हैं, पूछते हैं लोगों से कि भाई जितनी महिलाएं हैं, जैसे भारत में 50% महिलाएं हैं, तो महिलाओं से उतना पूछते हैं। हर जाति के लोग से पूछते हैं, हर धर्म के लोग से पूछते हैं, हर एज के लोग से पूछते हैं। तभी तो अब आप एक गांव में गए, जितने बुजुर्ग थे उनसे पूछ लिए, तो बुजुर्गों की जो राय है वो पूरे भारत की राय नहीं होगी ना, या महिलाओं की राय पूरे भारत की राय नहीं होगी, एक धर्म की राय पूरे भारत की राय नहीं होगी, एक जाति की राय पूरे भारत की राय नहीं होगी। तो वैज्ञानिकता तब होगी जितने परसेंट जैसे हैं वैसा आप पूछिए, सबसे सवाल सही पूछिए, तभी वैज्ञानिकता आएगी। तो वैज्ञानिक पद्धति मतलब होता है कि जो अध्ययन करता है या अनुसंधान करता है। जैसे मान लीजिए मैं अध्ययन करने वाला हूँ, मैं तटस्थ हूँ। जैसे यही उदाहरण लीजिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मेरे को एक काम मिला कि आप पता लगाइए किस पार्टी को कितनी सीट मिलना है चुनाव के बाद। तो मैं अगर किसी पार्टी का समर्थक हूँ तो मैं तो सीधा सीधा उनसे को दे दूंगा ना कि ये जीत रही। आपसे कोई पूछेगा, जैसे आईपीएल है, अभी आईपीएल में जो जिस टीम वाला है वो उसको जिता रहा है। अब तटस्थ रहोगे जब आप किसी के उसमें नहीं रहोगे ना, जैसे आप किसी पार्टी से तटस्थ रहोगे और निष्पक्ष रहोगे। दो चीज़ होना चाहिए। किसी विषय का, किसी समस्या का या किसी घटना का जब आप अध्ययन करोगे तो वो कहलाएगा वैज्ञानिक पद्धति। मतलब तटस्थ और निष्पक्ष रह के किसी घटना, समस्या और विषय का अध्ययन करना वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले आप तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करोगे। जो भी तथ्य हैं उनको आप पहले वर्गीकृत करोगे कि अच्छा ये तथ्य मेरे को मिले। जैसे चुनाव वाली बात ही अपन करें तो अपन तथ्य देखेंगे कि अच्छा इनका जो चुनावी वादा है वो ये है, इनका ये है, इनका ये है। उसको हम अलग अलग वर्गीकृत करेंगे, फिर विश्लेषित करेंगे। फिर क्या करेंगे, कार्य कारण संबंध देखेंगे। जैसे हम ये बोले कि देखो पार्टी ए ये घोषणा की कि हर लोगों को इतना रुपए देंगे, तो उससे क्या वोटर्स पे संदेश जा रहा है। पार्टी बी बोली कि हम एमएसपी इतना करेंगे, तो उससे वोटर पे क्या संदेश गया। पार्टी सी बोली कि हम ये कर देंगे, तो उससे वोटर पे क्या संदेश गया। हो सकता है एक तमिलनाडु में आप सुने होंगे, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो बोले सभी को चांद पे घर दूंगा। तो भाई ऐसे आप कागज़ पे देखोगे तो आपको लगेगा सब उसी को वोट दें, लेकिन उसको एक भी वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता है ना कि ये नहीं कर सकता। तो वो कार्य कारण संबंध देखेंगे कि जो आप बोले उसका असर हुआ कि नहीं। तीसरी विशेषता होती है कि वस्तुनिष्ठ रहें हम। वस्तुनिष्ठ मतलब होता है, आगे पढ़ेंगे भैया, वस्तुनिष्ठ होता है कि वैज्ञानिक रूप से बने रहें, हम निष्पक्ष रहें। अगली विशेषता होती है कि हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और उसको पुनः परीक्षित करते हैं। जैसे आप कोई सिद्धांत बना दिए, उसके बाद फिर से उस सिद्धांत को देखोगे कि ये सही है कि गलत। आप बना दिए, फिर दूसरा उसकी परीक्षा करेगा, फिर दूसरे सिद्धांत को कोई तीसरा शोध करेगा। ऐसा नहीं कि एक चीज़ पे, जैसे एक शोध हुआ कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अब दूसरा आदमी शोध किया, बोला नहीं यार इतने अच्छे भी नहीं थे, ये गलत किए, तीसरा फिर शोध करेगा, फिर कुछ बताएगा। तो ये होता है शोध में। अगला होता है भविष्यवाणी का गुण। जो अभी हम बोले ना, एग्जिट पोल हम देख के बता देंगे कि अच्छा ये पार्टी जीत रही, ये कम जीत रही, ये इतनी सीट ला रही। तो ये भविष्यवाणी है ना, अभी तो आया नहीं है। और सार्वभौमिकता होता है, मतलब जो भी आप नियम लाएंगे शोध में वो पूरे समाज पे लागू होंगे। अब इसका चरण क्या क्या है? सीधी सी बात कि भाई आपको किसी भी चीज़ पे शोध करना है तो आप कैसे कैसे शोध करोगे। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल मतलब उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको शोध करना है कि जैसे महिलाएं बनी सरपंच। गाँवों में आप सुने होंगे ना कि महिलाएं भी बन रही, आरक्षण हो गया 1/3। तो उससे सही में गाँव का विकास हो रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है या नहीं?
ठीक, इसके बारे में हमको शोध करना है, क्योंकि ये समाज की एक समस्या है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार सरपंच पति हो गए, पति ही सब कर रहे हैं, बस वो अपनी पत्नी को खड़े कर देते हैं। तो हम इसके बारे में शोध करेंगे। तो पहली स्टेप क्या है कि हम पहले तो समस्या खोजें। तो हम समस्या खोज लिए, क्या खोजें कि जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं सरपंच बनती हैं या पंच बनती हैं, वो सही में सशक्त हो रही, महिलाओं के लिए काम कर रही, जिसके लिए हम लाए थे वो हो रहा है कि नहीं। पहला स्टेप हुआ। फिर हम दूसरे स्टेप में अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करेंगे। अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण मतलब होता है कि हम अब क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे अध्ययन का उद्देश्य ये है कि हम महिलाओं के काम को देखेंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि जो महिला सरपंच बनी वो सही में महिलाओं के लिए काम कर रही कि नहीं, वो सही में काम कर रही कि नहीं, खुद काम कर रही कि नहीं, और उससे भला हो रहा है समाज का कि नहीं, और उससे पहले जो पुरुष था उसके तुलना में अच्छा कर रही कि खराब कर रही। ये हमारा क्या हो गया, अध्ययन का उद्देश्य। अब हम एक परिकल्पना मानेंगे। परिकल्पना मतलब होता है हाइपोथेसिस, मतलब कुछ भी मान लेना। कल्पना तो आप समझ ही रहे, कल्पना, प्राकल्पना, परिकल्पना, हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ मान लेते हैं, या तो वो सही होगी या गलत होगी। जैसे मान लीजिए हम मान लिए कि महिलाओं के सरपंच बनने से महिला सशक्तिकरण बढ़ा है, गांव का विकास बढ़ा है। तो ये हमारी एक हाइपोथेसिस है, प्राकल्पना है। अब हम पूरा अध्ययन करके या तो ये प्राकल्पना सही साबित होगी या तो गलत साबित होगी। ये जरूरी नहीं कि ये सही साबित हो, गलत भी हो सकती है। या हम प्राकल्पना माने कि महिला सरपंच बनने के बाद गांव का विकास कम हुआ है, तो ये भी या तो सही होगी या तो गलत होगी। तो एक हम परिकल्पना मान लिए कि महिला सरपंच से गांव का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पे खर्च बढ़ा है। ये हमारी परिकल्पना हो गई। अब हम अध्ययन क्षेत्र और इकाई खोजेंगे। मतलब देखिए, अब पूरे भारत के हर गांव में तो आप जा नहीं सकते ना, आपकी भी अपनी सीमा है। तो अब आप देखोगे कि यार मैं ये 2 राज्य का ले लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब छत्तीसगढ़ के भी हर गांव में आप नहीं जा सकते, तो आप वहाँ भी बांट लोगे कि यार मैं ये गांव चुन लेता हूँ, क्योंकि हर गांव में आपकी अपनी सीमा है। तो आप अध्ययन क्षेत्र और इकाई चुनोगे कि मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ अध्ययन करूँगा। अगली चीज़ है कि फिर अब आप अध्ययन की पद्धति और उपकरण खोजोगे। देखो 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक होता है साक्षात्कार, आगे पढ़ेंगे हम लोग। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू, हर सरपंच से जा के हम पूछें। अब सरपंच तो खुद को सही बोलेगी ना, या बोलेगा, तो आप फिर गांव के लोगों से भी पूछोगे कि सही कर रहे हैं कि नहीं। एक तो होता है डायरेक्ट पूछना, एक होता है प्रश्नावली, मतलब आप प्रश्न लेके गए कि आपके गांव में कितने सरपंच ने ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं, सही में खुद काम करती हैं कि पति काम करता है, शिक्षा पे काम किया कि नहीं, फिर रिश्वत कितना लेती हैं, वो हाँ ना बताएंगे। एक होता है आप उनको खुद दे दोगे, अनुसूची बोलते हैं, वो खुद भर के दे देंगे कि भाई ये होता है, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो। और एक होता है अवलोकन, जिसमें आप ना जाके देखोगे, आप उस गांव में जाके रहोगे, रहते रहते देख लोगे यार सही में सरपंच कर रहा है कि नहीं। तो आप पद्धति चुनोगे। अब 1 गांव 2 गांव में तो आप जाके रह सकते हो, पूरे छत्तीसगढ़ के हर गांव में तो रह नहीं सकते ना। तो आप उस हिसाब से पद्धति चुनोगे कि यार सरपंच का इंटरव्यू ले लूँगा, कुछ गांव में रह लूँगा और बाकी जगह सवाल पूछ लूँगा। जो पढ़े लिखे हैं उनको सवाल दे दूँगा, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको खुद सुना के भर लूँगा गाँव में, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता। तो 4 पद्धति समझ गए आप। अवलोकन मतलब मैं वहाँ जाके अवलोकन करूँगा, खुद रहूँगा गाँव में। एक होता है सहभागी अवलोकन, मतलब मैं गांव का एक सदस्य बन के रहने लगूंगा, वैसे रहूँगा तो गांव वालों को पता नहीं चलेगा कि इससे दिखावा करना है। एक होता है असहभागी अवलोकन, उसमें क्या है कि मैं देखूंगा जाके, अफसर टाइप का। तो अब जब मैं जाके देख रहा हूँ तब तो वो काम अच्छे से करेंगे ना, कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है तो आप ढंग से काम करोगे। तो कौन सा अवलोकन कर रहे हैं वो भी वो होता है। एक होता है साक्षात्कार, मतलब आमने सामने बैठ के पूछेंगे। एक होता है अनुसूची, जिसमें मैं सवाल लेके जाऊंगा और पूछूंगा, वो बताते जाएंगे, मैं भरते जाऊंगा। वो है अनुसूची में क्या है कि आप उनको सवाल दे दोगे, और ये जो मैं बोला प्रश्नावली, जो मैं खुद भरते जाऊंगा, वो कहलाएगी प्रश्नावली। तो ये 4 तरीके हैं। फिर आप जो भी पहले पद्धति चुनोगे कि मैं मान लीजिए अवलोकन करूंगा या प्रश्नावली से करूंगा, फिर आप तथ्य का संकलन करोगे, सबसे पूछोगे कि अच्छा ये क्या है, आप सवाल बनाओगे, फिर पूछोगे उनसे कि सरपंच ने क्या किया, शिक्षा पे क्या किया, स्वास्थ्य पे क्या किया, कितना रिश्वत लेते हैं, पिछले सरपंच से कितने अच्छे हैं। संकलन करने के बाद तथ्यों का वर्गीकरण करोगे, विश्लेषण करोगे, व्याख्या करोगे। आप सभी गाँव का देखोगे कि हाँ भाई, जब महिला सरपंच आई
तो सही में तथ्य ये दिखा रहे हैं कि शिक्षा पे ज़्यादा काम हुआ है, स्वास्थ्य पे ज़्यादा काम हुआ है, सशक्तिकरण हुआ है, वो खुद काम कर रही मैक्सिमम जगह। तो ये आप व्याख्या करोगे और उसके बाद सामान्यीकरण करोगे। आप फिर अपनी जो प्राकल्पना थी उसको बोलोगे कि हाँ, मैं जो बोला था कि महिला सरपंच से महिला सशक्तिकरण हुआ है, शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च बढ़ा है, वो सही बात है, और ये आप एक सिद्धांत बनाओगे। अब वो जो हम देख रहे थे ना पहले कि अब वो सिद्धांत की पुनर्परीक्षा भी हो सकती है, मतलब कोई और आएगा फिर वही काम करेगा, बोलेगा नहीं यार ये जो तुम दिए गलत है। तो यही होता है सामाजिक शोध, ये इसके चरण हैं। समस्या का चुनाव करोगे, अध्ययन के उद्देश्य बनाओगे, प्राकल्पना बनाओगे, अध्ययन के क्षेत्र और इकाई चुनोगे, अध्ययन की पद्धति चुनोगे, तथ्यों का संकलन करोगे, उसका वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या करोगे, सामान्यीकरण करोगे। फिर मैं जो बोल रहा था ना, पुनः परीक्षण, कोई और उसका फिर से परीक्षण कर सकता है और इसके आधार पे भविष्यवाणी हो सकती है। जैसे आप फिर भविष्यवाणी करोगे, मान लो अभी गांव में चुनाव होने वाला है और महिला सरपंच जीत गई, तो आप भविष्यवाणी करोगे कि महिला जीतेगी ना तो शिक्षा स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे, टॉयलेट पे, सफाई पे, इन पे ज़्यादा खर्च होगा क्योंकि महिलाएं ये करती हैं, मैं शोध किया हूँ। तो ये भविष्यवाणी हो गई। तो ये इसके 10 स्टेप हैं। तो आप अभी तक देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और आप देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो शोध है ना, हम लोग पूरा एक पेपर पढ़ते हैं, तो क्योंकि आप लोग के लिए उतना काम का नहीं, जितना पेपर में लिखना है वही काम का है, तो जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश किए। बोलेंगे तो फिर आराम से, एक एक प्राकल्पना की एक क्लास होती है कि एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक जीरो हाइपोथेसिस होती है, तो वो बोलेंगे तो आराम से पढ़ाएंगे आखिरी में। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।